Hello everyone. Today I discuss a very important topics for BA Part 1 Honors in paper 1. This time I delivered a lecture on the theory of wages. There are various theory of wages in economics, but in respect of incoming examination, I delivered a lecture on modern theory of wages because in previous year these questions asked in short notes. तो maybe chance to ask question in coming examination related to modern theory of wages. Modern theory of wages. First of all, this theory has another name. That means demand and supply theory of wage, also known as modern theory of wages, sometimes known as demand and supply theory of wage. Demand and supply theory of wage. In all other theories, of wage, this theory is very relevant in modern era to determination of wages, price of wages. So I discuss a step by step very clearly. Hope this topic is very beneficial for all of you. So according to the modern theory of wages are the price of services. According to modern theory of wages, wages are the price of services rendered by labor to employer. कहने का मतलब यह हो गया कि वेज जो है वो प्रोवाइड किए गए सर्विस के एवज में है, जो सर्विस लेबर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर को, जो उसे रोजगार देता है, और उसके बदले में एम्प्लॉयर के द्वारा प्राइस दिया जाता है. तो दिस डिफिनेशन इज वेरी क्लियर to define modern theory of wages. According to this theory, wages are determined by demand and supply of labor. According to this theory, wages are determined, यानी कि मजदूरी की जो हम की निष्कर्षता पर जो पहुंचते हैं उसे डिटरमिन करने के लिए wages are determined by the demand and supply theory. Therefore, for the determination of wage level, it is necessary to study the demand for labor, supply of labor, and the interaction between them. हम इस थ्योरी को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस थ्योरी को हम जानने के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे हम इसको डिटरमिन करेंगे, तो हम डिफिनीशन देख लिए. अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले डिमांड के बारे में हमें चर्चा करना है. डिमांड फॉर व्हाट? डिमांड फॉर लेबर. नेक्स्ट सप्लाई ऑफ लेबर, एंड जो लास्ट में है इंट्रैक्शन बिटवीन टू at a general point.
हम वहां पर डिटरमिन करते हैं कि इसका प्राइस क्या हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले डिमांड फॉर फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाई लेबर डिमांडेड, on what times labor demanded, which labor demanded more, which labor demanded less, demanded of labor follow principle of marginal productivity, demanded of labor depends on elasticity और inelasticity। ये सब तमाम तरह का चर्चा है जो हम डिमांड फॉर लेबर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्या कि व्हाट्स फैक्टर अफेक्ट डिमांड ऑफ लेबर, व्हाट्स फैक्टर अफेक्ट डिमांड्स ऑफ लेबर। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि सप्लाई ऑफ लेबर। तो इसमें भी पढ़ेंगे कि सप्लाई ऑफ लेबर कैसे होता है, विच फैक्टर डिटरमिन्स सप्लाई ऑफ लेबर, अफेक्ट सप्लाई ऑफ लेबर, व्हाई सप्लाइंग लेबर बाय द लेबर। ये सब सारे चीज को हम पढ़ेंगे और लास्ट में दोनों को इंटरेक्ट करके हम यहाँ पर डिटरमिन करके हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं डिमांड फॉर लेबर। व्हाई डिमांड फॉर लेबर, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या, प्रोड्यूसर डिमांड लेबर बिकॉज लेबर इज प्रोडक्टिव। प्रोड्यूसर डिमांड लेबर बिकॉज लेबर इज प्रोडक्टिव। कहने का मतलब यह है कि जब तक कोई लेबर, जब तक कोई मजदूर उसके लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा तब तक उस लेबर का डिमांड मांग नहीं होगा। यह सत्य है, प्रैक्टिकल है, ये हमें ये बताता है, प्रैक्टिकल है। व्हेन ए लेबर इज एम्प्लॉयड ही प्रोड्यूस गुड्स, ये उसका नेचुरल है, वो गुड प्रोड्यूस करेगा, तब करेगा। द कैपेसिटी ऑफ लेबर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड। उसका लेबर का कैपेसिटी क्या है, कैसे कैपेसिटी को हम मेजर कर सकते हैं कि विच लेबर इज बेटर, विच लेबर नॉट बेटर, विच लेबर इज मोर एफिशिएंट और नॉट एफिशिएंट। और सारे चीज को हम डिटरमिन करने के लिए, मापने के लिए, उसके कैपेसिटी को मापने के लिए हमारा पैमाना है गुड्स। दैट मीन्स which labor produce more goods, which labor produce less goods. If labor produce more goods, then we can say this labor is very efficient, very capable, capacity is more. If other labor produce less goods, then we say labor is less capacity, labor have less capacity। इस हम यहाँ पर ये सब सारे चीज को उसके कैपेसिटी के अनुसार हम कर सकते हैं। फिर क्या है, according to marginal productivity theory of labor, according to marginal productivity theory of labor, no producer will pay a wage higher than the marginal productivity of labor। अब इसमें क्या बात आती है कि which way to pay a labor, पैमाना क्या है किसी लेबर का वेज को डिटरमिन करने का, उसे पे करने का। According to marginal productivity theory of labor, no any producer pay wages higher than their marginal productivity. Higher, which who productivity, that means no producer give wages higher than productivity of labor, marginal productivity of labor, marginal productivity of labor के बियॉन्ड, उससे हम उसका कम उसका नहीं हम पे कर सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अनुसार है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एज मोर लेबरर्स आर एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, if more labor are employed, the marginal productivity of labor fall, keeping the other factors constant। कहने का मतलब यह है कि किसी लेबर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कब तक बढ़ेगा, कब कांस्टेंट होगा, कब घटना शुरू होगा। इफ प्रोड्यूसर or employer increases constituency and hire continuously labor to hiring labor for work is, so if more and more labor employ, then marginal productivity of labor is reduced
according to marginal productivity, according to diminishing marginal productivity theory. And but other this productivity is fall, बट अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अगर उसके साथ में अदर फैक्टर को भी हम चेंज करते रहें न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू, न्यू रिसोर्सेज के थ्रू, तो उसका प्रोडक्टिविटी को हम या तो यादर कांस्टेंट रख सकते हैं या हम बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पर बताया गया क्या, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इफ कंटिन्यूअसली hire more and more labor, then marginal productivity of labor come down। ये हमारा ये बताता है this happen because of the operation of the law of diminishing return। at higher level of wages the demand for labor will be low। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चाहते हैं कि जब डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल फॉलो करता है तो वो सेम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, लॉ एंड डिमांड के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। उसमें क्या है कि इफ प्राइस ऑफ द लेबर, प्राइस ऑफ द वेजेस इज हाई, प्राइस ऑफ द लेबर इज हाई, देन डिमांड ऑफ लेबर इज लो। इफ प्राइस ऑफ लेबर इज लो, डिमांड ऑफ द लेबर इज हाई। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड का प्रिंसिपल यहाँ फॉलो कर रहा है और उसी बेस पे सो इन दिस सिचुएशन कर्व ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व जो इसका कर्व होगा लेबर का वो डाउनवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी कि लेफ्ट टू राइट। इस कंडीशन में हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर वेज है, ये सॉरी यहाँ पर लेबर है, दैट मीन्स नंबर ऑफ लेबर। यहाँ पर वेज है, वेज रेट है, और इसी तरह से यहाँ पर नीचे चलते जाएगा। तो ये हमारा बताता है क्या कि लॉ ऑफ डिमांड को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन कर लिए कि व्हाई डिमांड फॉर लेबर, व्हाई डिमांडिंग लेबर ऑन व्हाट कंडीशन, पेमेंट ऑफ लेबर ऑन व्हाट कंडीशन, लेबर कैपेसिटी ऑफ लेबर इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, फॉलो प्रिंसिपल, ये सब सारी चीज को हम डिमांड कर लिए। और फैक्ट, अब इसका हम करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ लेबर। कौन सा फैक्टर जो है सो डिमांड्स ऑफ लेबर को अफेक्ट करता है, ये सब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है टेक्नोलॉजिकल चेंजेज। हम मॉडर्न थ्योरी के अनुसार जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मॉडर्न पे भी हम ही ध्यान देते हैं, ऐसे अदर फैक्टर्स भी चेंज करता है जिससे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहला है टेक्नोलॉजिकल चेंजेज। What technological changes? If technological technique of production is changes from previous to modern era. For example, auto industry, cotton industry, following and adopting more modern technology to produce numbers of goods, number of goods is higher in less hour। कम से कम समय में और कम से कम लेबर को हायर करके, कंज्यूम करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी वस्तु का उत्पादन कोई टेक्नोलॉजी के द्वारा करता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट लेबर के डिमांड पे पड़ता है। और वह लेबर के डिमांड पे जो हम आज देखने जा रहे हैं, जिसको कहने का बार बार इसका क्रिटिसाइज किया जाता है कि ऑटोमेशन के कारण, मशीनरी के कारण लेबर का डिमांड घटते जा रहा है, खास करके अनस्किल्ड लेबरों का डिमांड घटते जा रहा है। इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकुलर लेबर का तो प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, बट एक जहां पर 10 लेबर काम कर सकता है, नई टेक्नोलॉजी को हम लाकर हम 5 लेबर से काम करवाकर उतना ही हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो इंडस्ट्रीज जो होता है, जो इंटरप्रेन्योर होते हैं, वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट डिमांड ऑफ लेबर पे जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है डिराइव डिमांड। दूसरा हमारा कंडीशन है डिराइव डिमांड।
डिराइव्ड डिमांड। ये डिराइव्ड डिमांड क्या है? लेबर इज ए डिराइव्ड डिमांड, नॉट फाइनल डिमांड। डिराइव्ड डिमांड्स इज व्हाट? Derived demands depends on final production of goods and services. If goods and services produce demanding more and more, if final goods and services demanded more and more, then derived demand, that means labor demand increases and more. In that case, demand for labor is a derived demand. It means that demand for labor depends on the demand for goods and services which it produces. If at any given time demand for a particular commodity produces demand for particular commodity demanded more and more, then in that condition demand of labor is more and more. In vice versa भी हो सकता है। इफ फॉर एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री का हम लेके चलते हैं कि जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री में अगर कॉटन का डिमांड किसी फेस्टिव टाइम में बढ़ जाता है तो देखा जाता है कि वहाँ पर उस इंडस्ट्री में लेबर का डिमांड ज़्यादा हो गया, क्योंकि गुड्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा वहाँ प्रोड्यूस करना है, क्योंकि लेबर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। इसी तरीक़ा से अगर किसी इंडस्ट्री में या फिर उसी इंडस्ट्री में एक डिमांड उस पार्टिकुलर गुड्स का कम हो जाता है तो वहाँ पर लेबर का डिमांड भी कम हो जाता है और इसके पर डिमांड डिपेंड करता है। तो हम लेबर इज ए नॉट फाइनल डिमांड, इससे डिराइव्ड डिमांड उस डिमांड को हम कहते हैं। फिर यहाँ दोहराते हैं कि गुड्स एंड डिराइव्ड डिमांड डिपेंड्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे है। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, इसका इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट भी होता है। इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट में क्या है, सो हम देखते हैं कि लेबर वुड बी इनइलास्टिक इफ देयर वेज कंट्रीब्यूट ओनली a small amount to the total wage of industry। इसमें इलास्टिक और इलास्टिक का चर्चा कर रहा है। कहता है क्या कि अगर किसी लेबर का डिमांड इनइलास्टिक हो सकता है तब जब किसी इंडस्ट्री में उसका शेयर, वेज का शेयर, प्रोडक्शन में शेयर उसका लेस है तो उसका डिमांड इनइलास्टिक हो सकता है। फिर वहां बोलता है लेबर वुड बी इलास्टिक इफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय हिम इज इलास्टिक। अगर लेबर के द्वारा जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है वह प्रोडक्ट का नेचर इलास्टिक है तो यहाँ पर डिमांड ऑफ लेबर भी इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा प्रोडक्ट का प्राइस कमेगा तो उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इसका रिजल्टेंट जो पड़ेगा लेबर पे पड़ेगा और वो वहाँ से ज़्यादा आ जाएगा, वो उसका एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा। लेबर वुड बी इलास्टिक इफ चीपर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल। उसका जो सब्स्टिट्यूट है, जो चीपर जो है, जो मार्केट में अवेलेबल है, तो ये हमारा हो सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ लेबर डिमांड ऑन टू फैक्टर्स विच आर टेक्निकल एस्पेक्ट और प्रोडक्शन एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। द लॉन्ग टर्म डिमांड फॉर लेबर इज मोर इलास्टिक देन द शॉर्ट टर्म ऑफ द डिमांड। अगर कोई इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है तो उस इंडस्ट्री में लेबर का डिमांड इलास्टिक होगा, और जिस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, जिस इंडस्ट्री का व्यू और एम शॉर्ट टर्म है, उस इंडस्ट्री में लेबर का डिमांड क्या होगा, कम इलास्टिक हो जाएगा बनस्पत की लॉन्ग रन इंडस्ट्री के अलावे। प्रोपोर्शन ऑफ लेबर, ये प्रोपोर्शन ऑफ लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स। The demand for labor also depends upon the proportion in which labor is mixed with other factors of production. When a small amount of labor is engaged in the production of a product, the demand for that types of labor is inelastic. For instance, the demand for, अब इसका करना है कि सब्स्टिट्यूट्स का करना है। इसका हम देखिए, हम एक समझते हैं एक ग्राफ से, proportion of labor। अब यहां पर देखिए, ये जो है, ए है यहां पर कैपिटल और यहां पर लेबर। अब यहां पर ये लेबर का डिमांड है, ये डिमांड है।
अगर दो फैक्टर्स मिक्स होकर कोई प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिस फैक्टर्स का ये प्राइस लो होगा, उस फैक्टर की ओर से प्रोड्यूसर जो होता है सब स्विच कर जाता है और उसी चीप प्रोडक्ट फैक्टर्स को लेकर वहां प्रोड्यूस करना शुरू कर जाता है। फिर है लेबर। अगर हो सकता है कि कैपिटल महंगा हो गया तो लेबर की ओर आ जाएगा, लेबर महंगा हो गया तो कैपिटल की ओर आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोपोर्शन है, मिक्स करता है कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स। अब कॉस्ट ऑफ का भी फैक्टर्स का वही है, प्रोपोर्शन यहाँ था कि मिक्स होता है। अब कोई वस्तु बहुत ज्यादा से बन रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार बन सकते हैं, और इसमें है कि अगर हम किसी का प्रोपोर्शन कम करके हम किसी दूसरे अदर फैक्टर्स को हम लाकर हम उस गुड्स को उतना ही लेवल पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारा इस पे लेबर के डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। और ये हमें सब्स्टिट्यूट के रूप में, सब्स्टिट्यूशन किसको हम कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे ये डिपेंड करता है। तो ये हमारा फैक्टर्स है, और ये जो हम दिखाए यहाँ पर इसी को हम कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर्स में। यहाँ पर वेज को कर देंगे, और वेज के करने से क्या होता है कि वेज का डिमांड, वेज अगर ज्यादा है तो लेबर डिमांड कम होगा, वेज अगर कम है तो लेबर डिमांड हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। देखिए इस तरह का है, यहाँ पर वेज है W1 W2, यहाँ पर हम करते हैं L1 L2 L3 L1 L2 और L1 L2 L2 ऐसे करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा डिमांड ऊपर से अपवार्ड डाउनवार्ड ये हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड का एक प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने के बाद। तो ये हम देख लिए। अब हमें यहाँ पर देखना है सप्लाई ऑफ लेबर। अब हम डिमांड ऑफ लेबर का चर्चा कर लिए। अब हमारा जो हम सेकेंड बताए थे सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर में हमें क्या करना है, क्या कहता है, उस चीज को हम देखते हैं। सप्लाई ऑफ लेबर रेफर टू द नंबर्स ऑफ आवर्स स्पेंड बाय लेबर इन द फैक्टर मार्केट्स। सप्लाई कितना वो लेबर अपने पर आवर को देना चाहता है। सप्लाई ऑफ लेबर रेफर टू द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय द लेबर इन द फैक्टर्स मार्केट। मतलब हाउ मेनी टाइम्स you spend in the factors markets. This is a known as supply of labor or supply of factors. Depend on suppose of labor is an economy depends upon both economic as well as non-economic factors. अब ये जो है सप्लाई ऑफ लेबर का तो हम बता दिए कि हाउ मेनी टाइम्स ए लेबर सप्लाई labor in the factors market, but this supply of factors depends upon two factors. One is economic factors, and other is non-economic factors. ये दोनों फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं, अफेक्ट करता है सप्लाई ऑफ लेबर को। अब वन बाई वन हम इकोनॉमिक फैक्टर्स और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम यहाँ पे चर्चा में लाते हैं, कैसे क्या होता है इसका हम करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ लेबर कंप्राइजेज ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट डिजायर टू इंक्रीज मॉनेटरी इनकम, बार्गेनिंग पावर ऑफ द लेबर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन etc। ये मॉनेटरी क्या है कि अगर मार्केट में इजी मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि मार्केट में मनी की उपलब्धता ज़्यादा है तो डिमांड ऑफ लेबर ज़्यादा पड़ेगा। फिर डिज़ायर है कि उसकी किस तरह का प्रोड्यूसर को डिमांड है, लेबर का स्किल का डिमांड है, अनस्किल्ड लेबर का डिमांड है। ये सब इकोनॉमिक फैक्टर में आते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन etc। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि उस सोसाइटी में
लेबर को हायर करने के लिए इनकम भी चाहिए। अगर इनकम सोसाइटी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, बेटर है, तो वहाँ पर लेबर का डिमांड ज़्यादा होगा, क्योंकि वह खुद काम करने के अपेक्षा वो अपने डिवीजन ऑफ लेबर के अनुसार जो है वो अब जो काम वो स्वयं करता है उसी को करेगा, दूसरे काम पे वो अपना योगदान ना देकर वो जो काम के लिए लेबर है उसे एम्प्लॉय करेगा। ये सब सारे बातें हैं। फिर यहाँ पर बार्गेनिंग पावर भी है। बार्गेनिंग पावर होता है इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विच बट नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स कंसिस्ट ऑफ फैमिली अफेक्शन, सोशल कंडीशन, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, पॉलिसी, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में फैमिली अफेयर्स, अगर कोई फैमिली है और उसी सोसाइटी में अगर काम करना चाहता है तो हम अपने लेबर को ही अपने के यहाँ रख लिए या फिर कम वेजेस पे हम उसको पर रख लिए, तो ये फैमिली का मैटर है। फिर वहाँ पर होता है सोसाइटी क्या है कि सोशल कंडीशन वहाँ का क्या है। सोशल कंडीशन भी एक है, जिस कंट्री का सोशल कंडीशन डेमोक्रेटिक हो, लिबरल हो, मोर एक्सेप्टेबल हो, वहाँ पर वेजेस बहुत अच्छे प्राइस में वेजेस बहुत अच्छा मिलता है। बट अगर डिस्क्रिमिनेट हो, लोअर अपर कास्ट सिस्टम हो, या फिर वहाँ पे अनडेमोक्रेटिक हो, रूल हो, इस तरह के सोसाइटी में सोशल कंडीशन में लेबर का डिमांड अफेक्ट करता है, और इस तरह से लोग बहुत कम काम करने की चेष्टा इस तरह के रखते हैं। फिर होता है इन्वायरमेंट वहाँ का क्या है। इन्वायरमेंट मीन्स नेचुरल इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी पर इसका आता है। और एक वन मोर इम्पॉर्टेंट जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में जो रोल लीड करता है, जो सप्लाई ऑफ फैक्टर को अफेक्ट करता है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस कंट्री के पास ज़्यादा होता है वहाँ पर देखा जाता है कि लेबर डिमांडेड में कंसिस्टेंसी रहती है, उथल पुथल की स्थिति नहीं होने के कारण इस तरह का यहाँ पे देखा जाता है। अदर फैक्टर ऑल्सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स also affect the supply labor. It is only due to the psychological factors that a worker decide how much time he should devote to work and how much time to leisure hour more. कहने का मतलब यह है कि वह कितना देरी काम करना चाहता है, नहीं करना चाहता, उसके साइकोलॉजिकल डिपेंड करता है किसी लेबर पे, और कितना वो अपने आराम के लिए, एंजॉय के लिए टाइम रखना चाहता है। फिर इलास्टिसिटी का सप्लाई ऑफ लेबर ऑफ ए फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, सो द फर्म एट करेंट वेज कैन इम्प्लॉय। अगर सप्लाई ऑफ लेबर का जो करेंटली जो है परफेक्टली इलास्टिक है, तो जिस रेट पे वो मांग रहा है वेजेस, उस रेट पे उससे हायर कर लिया जाएगा। अगर इलास्टिसिटी उस इंडस्ट्री में, अगर उस मार्केट में अगर कम है, तो जिस रेट पे वो जाना चाहता है, अपने आप को अपने लेबर को सेल करना चाहता है, उससे उस वेज पे नहीं हो पाएगा, बार्गेन यहाँ पे होगा। तो इलास्टिसिटी का भी यहाँ पर फर्क पड़ता है। और ये सब सारे चीज को हम देखते हैं यहाँ पर। देखें अब डिटर्मिनेशन, अब यहाँ पर क्या है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ वेज, डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस बाय डिमांड एंड सप्लाई। अब इसमें हम करते हैं, यहाँ पे है डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल के अनुसार, हम यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेबरर्स हैं, यहाँ पे वेज रेट है, ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया। जो सप्लाई कर्व हम डिमांड सप्लाई में के टाइम में हम पढ़े थे, तो ये मेरा सप्लाई कर्व एस हो गया। ये मेरा डिमांड है जो हमारा डी को शो करता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है हमारा पहला जो है डिटर्मिनेशन है। सपोज यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट है जो हम डिटर्मिन किए हैं पी प्राइस पर, पी यहाँ पर जो पी है, यहाँ पर वेज रेट पी है, या फिर हम डब्लू ही कर दे इसको, डब्लू है, यहाँ पर फर्स्ट वेज है, और यहाँ पर एन नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉय है एन, और इस पॉइंट को हम ई पॉइंट करते हैं। इफ एनी डिस्टर्बेंस इन दिस सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ लेबर वेज रेट इज हाई, abruptly
ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ लेबर इन द मार्केट एंड वेज रेट इज हाई, वेज रेट इज हाई एंड गोन अप। अगर यहाँ पे चला गया फॉर W1, यहाँ पर W1 है, यहाँ पर चल गया, तो हम क्या देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल के अनुसार जो मेरा डिमांड जो है लेबर का मार्केट में घटकर यहाँ पर N1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा यहाँ पर N1 हो जाएगा और सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं सप्लाई यहाँ पर A हो गया, सप्लाई मेरा बढ़ रहा है और डिमांड मेरा क्या हो गया, लेबर का डिमांड हमारा घट गया। फिर इस कंडीशन में सारे लेबर अनएम्प्लॉयड हैं तो लेबर का वेज रेट का जो डिमांड एंड सप्लाई के जो प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वेज रेट क्या होता है, जो डाउनवर्ड जाता है। और डाउनवर्ड जाने की कंडीशन में फॉर एग्जांपल कि वेज रेट हमारा यहाँ चला आया तो यहाँ पर आ जाने के कारण अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ आ गया तो हमारा क्या हो गया, डिमांड क्या हो गया, यहाँ पे हमारा इतना हो गया और N3 और यहाँ पर N4 इस तरह का हमारा सप्लाई हमारा N3 हो गया और डिमांड हमारा N4 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो है जो सरप्लस, यहाँ पर क्या हो गया, सरप्लस डिमांड हो गया, यहाँ पर सरप्लस डिमांड हो गया और यहाँ पर हो गया सरप्लस सप्लाई हो गया, सरप्लस सप्लाई ऑफ लेबर, इन कंडीशन में यहाँ पर हो गया ये दो कंडीशन। अब ये दो कंडीशन जब हो जाता है तो फिर अपवार्ड एंड डाउनवर्ड की स्थिति को मेंटेन करते हुए रूल को फॉलो करते हुए और एक क्या होता है, ये हमारा पर नेचुरल पोजीशन पे आता है जहां पर है E, जो हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट और यहाँ यही डिटरमिन करता है डिटरमिनेशन ऑफ वेज रेट in the market by demand and supply principle. So this is the demand and modern theory of demand and supply. Demand and supply. अब यहाँ पे हम यहाँ पर देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। आपको अब यहाँ पर ये डिमांड एंड सप्लाई के जो हम प्रिंसिपल को हम यहाँ पर पढ़ लिए, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज को हम यहाँ पर छूट गए थे, भूल गए थे कि सप्लाई कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करता है। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन, अगर किसी कंट्री का पहला क्या है, कंट्री का साइज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया तो वहां पर सप्लाई लेबर का बढ़ जाएगा और वहां पर वेज रेट कम हो जाएंगे। सप्लाई ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन के अनुसार घटते बढ़ते रहता है। इफिशियंसी ऑफ लेबर, इफिशियंसी जैसे कैपेसिटी के बारे में हम चर्चा किए थे। दूसरा हो गया इफिशियंसी ऑफ लेबर का एफिशिएंसी कैसा है तो उस पर डिपेंड करता है। जिस लेबर का एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसका वेज रेट ज्यादा होगा, उसका डिमांड ज्यादा होगा, उस सेक्टर का डिमांड हो गया। अब दूसरा है मोबिलिटी ऑफ लेबर कहने का मतलब हो गया मूवेबल लेबर इज मूवेबल, दैट मीन्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर इस तरह का फ्री मार्केट में है कि अगर किसी लेबर को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की उसकी छूट है तो वहाँ पर मोर बेटर एंड ऑप्टिमम प्राइस उसे मिलेगा, स्टैंडर्ड प्राइस उसे वेजेस का मिलेगा और इस तरह का अफेक्ट करता है सप्लाई एंड डिमांड का जो प्रिंसिपल था, जो रूल था, जो हमने आज डिस्कस किया। सो आई होप this topic is very beneficial for part 1 student in of economics honors in paper first. Thank you.